वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 128 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 129 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 129 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था और अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। बताइए कौन सा करेक्ट है इन दोनों में से। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। बदरुद्दीन था क्या? करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से राज सिंहासन पर बैठा था। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। अकबर के जन्म के समय अकबर के पिता हुमायूं अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ एक शरणार्थी के रूप में प्रवास कर रहे थे। अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? पहला स्टेटमेंट है, अकबर का संरक्षक बैरम खां था जो एक तुर्क था। और दूसरा स्टेटमेंट है, बैरम खां जो था वो बैरम खां के पिता सैफ अली जो थे वो सैफ अली बेग जो थे वो बाबर की सेना में थे। और 16 वर्ष की अवस्था में बैरम खां ने हुमायूं के सेना के साथ कन्नौज के युद्ध में हिस्सा लिया। देखिए बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, गलत ढूंढना है हमको। पहला वाला तो करेक्ट हो गया। अकबर का संरक्षक था बैरम खां। बैरम खां एक तुर्क था और बैरम खां के जो पिताजी थे वो सैफ अली बेग बाबर की सेना में सेनापति थे। सैफ अली बेग उनके पिता का नाम था, बैरम खां के। 16 वर्ष की अवस्था में बैरम खां ने क्या किया? हुमायूं की सेना के साथ कन्नौज के युद्ध में हिस्सा लिया। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, गलत तो है नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, बैरम खां जो था एक योग्य, सुसंस्कृत, शिक्षित, वफादार, साहसी, विद्वान, उच्च कोटि का सैनिक एवं सेनापति था और बैरम खां को हुमायूं ने अमीर का पद प्रदान किया था। देखिए बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। बैरम खां को हुमायूं ने अमीर का पद प्रदान किया था। तो बैरम खां एक योग्य, सुसंस्कृत, शिक्षित, वफादार, साहसी, विद्वान, उच्च कोटि का सैनिक सेनापति था और हुमायूं ने उसके इन्हीं सभी गुणों से खुश होकर उसे अमीर का पद प्रदान किया। धीरे धीरे बैरम खां की विश्वसनीयता बढ़ने के साथ ही उसको संरक्षक, खान खाना आदि की उपाधि भी मिली। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, हेमू अपने आरंभिक दिनों में रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचा करता था और राज्य की सेवा में हेमू ने सबसे पहले तौल करने वाले के रूप में नौकरी की थी। देखिए बिल्कुल करेक्ट है ये वाला पहला स्टेटमेंट भी, दूसरा भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो हेमू जो है वो रेवाड़ी का निवासी था जो धूसर वैश्य कुल में पैदा हुआ था। अपने आरंभिक दिनों में वह रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचा करता था। राज्य की सेवा में उसे सबसे पहले तौल करने वाले के रूप में नौकरी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक असत्य है इसमें। मुस्लिम शासन में मात्र दो हिंदू, टोडरमल एवं हेमू ही प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सके। हेमू ने अपने स्वामी हेमू ने अपने स्वामी के लिए 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से 22 में उसे सफलता मिली। मध्यकालीन भारत में हेमू जो था वो अंतिम ऐसा हिंदू व्यक्ति था जिसने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति अपनी योग्यता, शक्ति और पराक्रम के बल पर की। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू एवं बाबर के बीच हुआ था। देखिए पानीपत की 3 लड़ाई हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो पहली लड़ाई हुई उसमें बाबर है, दूसरी लड़ाई में बाबर का पोता अकबर है और तीसरी लड़ाई में कौन है? अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अफगान के बीच हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई है वो हेमू के और अकबर के बीच हुई है, बाबर के बीच नहीं हुई है। तो गलत है ये वाला तीसरा, हाँ चौथा वाला स्टेटमेंट। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई, अकबर की विजय हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना एवं बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य लड़ा गया
और युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, परंतु इसी समय हेमू की आंख में एक तीर लग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई और अंततः उसको पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। तो विजय कौन हुई? विजय हुई इसमें मराठों की, यानी अकबर जीत गया, हेमू हार गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, भारत पर अधिकार को लेकर मुगलों एवं अफगानों के बीच संघर्ष का अंत पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में कहा जाता है कि हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी एवं अकबर की विजय एक दैवीय संयोग, कि उसकी आंख में तीर लग गया और भगदड़ मच गई। तो ये कहानी तो द्वितीय पानीपत के दूसरे युद्ध की है ना, तीसरे युद्ध की थोड़ी है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, ये वाला अभी तो बताया था। तो देखिए केवल एक सही है यहाँ पर। पानीपत के द्वितीय युद्ध में भारत पर अधिकार को लेकर मुगलों एवं अफगानों के बीच संघर्ष का अंत हो गया और भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में कहा जाता है कि हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी और अकबर की विजय एक दैवीय संयोग, क्योंकि हेमू की लग गया आंख में तीर, जिससे भगदड़ मच गई उसकी सेना में। फिर उसको पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया, फिर मार दिया गया, हत्या कर दी गई उसकी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा सत्य होगा? डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। बिल्कुल, ये तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब किया? अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब किया? 1561 में, 1562 में, 1563 में या 1564 में? तो देखिए अकबर ने मई 1562 में अपने को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। देखिए जीएस तो पढ़ी होगी ना आपने थोड़ी बहुत। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर जीत गया था, तो विजय अकबर की हुई थी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने एवं आसफ खां ने। तो मुगल जीते। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य है। देखते हैं कौन सा असत्य है। पहला स्टेटमेंट है, हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी और हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी ने नेतृत्व किया था और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भी हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से युद्ध किया था। तो ये तो सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों के तीनों, गलत तो कोई है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सभी सत्य हैं। तो जो सभी सत्य हैं उसको आप 2 बार पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ को नई राजधानी बनाया और महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की अवस्था में जनवरी 1597 में हुई थी। बिल्कुल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, गुजरात विजय के दौरान अकबर ने ना सबसे पहले फ्रांसीसियों से मिला था और गुजरात विजय के समय ही अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र देखा था। तो समुद्र देखा था अकबर ने सबसे पहले गुजरात विजय के समय ही, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। उससे पहले केवल स्थल देख रहा था, स्थल में लड़ रहा था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम फ्रांसीसियों से नहीं मिला था, पुर्तगालियों से मिला था। कहाँ पर? पुर्तगालियों से मिला था। दूसरा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तो देखिए गुजरात विजय के दौरान सबसे पहले अकबर पुर्तगालियों से मिला और अकबर ने यहीं पर सर्वप्रथम समुद्र देखा था। अरेबियन सी देखा होगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कोई गलत है इसमें नहीं होगा, तो आंसर डी होगा। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1574 में की थी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया। अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया। देखिए अकबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट है इबादत खाना, दीन इलाही, जजिया। इनको एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए
क्योंकि पीसीएस में एग्जैक्ट ऐसे प्रश्नों को डेट के साथ पूछता है। तो इसमें करेक्ट है, जजिया कर 1564 में सही है, और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, ये भी सही है। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने 1575 में की थी। कब? 1575 में की थी, 1575 में, 1574 में नहीं की थी, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया था 1575 में, इसको याद रखना डेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति कब मिली? बताइए कब मिली? 1575 में तो निर्माण हुआ, 1578 में मिली, 1578 में। तो इबादत खाने में क्या करता था अकबर? सभी धर्मों के साथ लोगों के साथ मिलकर, सभी धर्म के लोगों के साथ मिलकर वाद विवाद करता था। तो इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति कब मिली? 1578 में। और बना कब इबादत खाना? 1575 में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट, बहुत पूछते हैं इसको। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई थी। अकबर ने शुरू करवाई थी ये? देखिए, अकबर ने कराई थी। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों के दोनों सत्य, इनको पढ़ लीजिएगा। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई, और अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। मध्यकालीन भारत का इतिहास। धन्यवाद।